हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योरपीडिया। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर के सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम के लिए। स्टार्ट करेंगे हम नेशनल अफेयर से फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च से। तो फर्स्ट न्यूज देखते हैं। उत्तराखंड ने टॉप किया है किस चीज में? इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज एंड आईसीजेएस 2.0 में। तो टॉप किया है उत्तराखंड ने, सबसे पहली चीज आपने ये याद रखनी है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है हरियाणा, थर्ड पे असम, फोर्थ पे सिक्किम एंड फिफ्थ पे मध्य प्रदेश। और उत्तराखंड को स्कोर मिला है 93.46। ये स्कोर बस आपने याद रखना है, बाकी स्टेट्स का याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये रिलीज किसने किया है? ये रिलीज किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने, बेस्ड ऑन द डेटा अपडेटेड अप टू जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 के डेटा के हिसाब से ये रैंकिंग हमारे सामने है। इसके अलावा है क्या आईसीजीएस, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जो डिजाइन किया गया है, जिसमें इंटीग्रेट किया जाता है कोर आईटी सिस्टम्स को जो यूज होते हैं इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म में। हम इसको थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। मान लो कि एफआईआर जो है वो फाइल कहाँ पे होती है? पुलिस स्टेशन में फाइल होती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर वो एफआईआर की डिटेल कोर्ट में भी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट एजेंसीज जो है इस इंफॉर्मेशन को यूज करती हैं। तो आईसीजीएस का यहाँ पे क्या फंक्शन है कि आईसीजीएस के थ्रू सीमलेस डेटा शेयरिंग हो सकती है और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा फुल फॉर्म आपने याद रखनी है आईसीजीएस की, स्टैंड्स फॉर इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटीग्रेट करना और डिजिटाइज करना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंडिया में। इसके अलावा सीमलेस डेटा शेयरिंग होगी अमंग डिफरेंट जस्टिस एजेंसीज। इसके अलावा टू इंप्रूव स्पीड, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन डिलीवरी। इंप्लीमेंटेशन एजेंसी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कौन है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके अलावा जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि तीन जो लॉज हैं बेसिकली इनकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की गई है। वो तीन क्रिमिनल लॉज कौन से हैं? तो ये आपने याद रखना है। फर्स्ट इज बीएनएस, सेकंड इज बीएसए एंड थर्ड वन इज बीएनएसएस। तो ये तीन लॉज आपने याद रखने हैं। इन तीन लॉज ने रिप्लेस किया था। जैसे बीएनएस ने किसको रिप्लेस किया था? आईपीसी को। बीएसए ने रिप्लेस किया था इंडियन एविडेंस एक्ट को एंड बीएनएसएस ने रिप्लेस किया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। तो ये तीन लॉज आपने याद रखनी है। सेकंड देखते हैं। रोमानिया ने रेटिफाई किया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर लाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो रेटिफाई किया है किस कंट्री ने? आईएसए का एग्रीमेंट जो है रोमानिया ने। तो कंट्री का नाम आपने याद रखना है। रोमानिया की तरफ से किस पर्सन ने साइन किया है? ये सेना लतीफ ने, जो एम्बेसडर है रोमानिया के। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि रोमानिया जो है ये 118th मेंबर कंट्री बनी है इंटरनेशनल सोलर लाइंस को साइन करने वाली। अब यहाँ पे की इंफॉर्मेशन दी गई है। कंट्री कौन सी है? रोमानिया है। साइन किसने किया है? रोमानिया से एम्बेसडर सेना लतीफ ने। और इससे फॉर्मलाइज होती है रोमानिया की मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल सोलर लाइंस। अब इंटरनेशनल सोलर लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट मींस जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं वो इसका पार्ट बन सकती हैं। इसके अलावा इसका मेन काम क्या है? इसका काम है टू फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये काम किस चीज के ऊपर करती है? सोलर एनर्जी के ऊपर। और ये फाउंड की थी किसने? इंडिया एंड फ्रांस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने याद रखना है कि फाउंडिंग मेंबर कौन है? इंडिया है और दूसरा कौन है? फ्रांस है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं आईएसए के बारे में। तो आपने याद रखना है कि इसका टारगेट क्या है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो टारगेट क्या है कि डिप्लॉय करेंगे ये 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। मतलब सोलर एनर्जी से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो डिप्लॉय करेंगे ये कितनी? 1000 गीगावाट बाय 2030। इसके अलावा एम क्या है? टू मोबिलाइज $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा प्रमोट करेंगे ये कि कैसे इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है ये डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। और वो पैसे कहां से आएंगे? तो ये मेथोडोलॉजी भी ये क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। इसके अलावा ये इनकरेज करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। देन इस्टेब्लिश करेंगे सोलर एनर्जी को एज मेन स्ट्रीम एंड एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
इसके अलावा इसका विजन क्या है, लेट अस मेक द सन ब्राइटर, और हेडक्वार्टर कहां पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुग्राम इंडिया में। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर सी आर पाटिल ने लॉन्च किया है जल महोत्सव 2026, कहां पे किया है, गुजरात में। तो आपने याद रखना है यूनियन मिनिस्टर है चंद्रशेखर रघुनाथ, दैट इज सी आर पाटिल। किस मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। और कहां पे इन्होंने लॉन्च किया है, रहेज विलेज इन गांधेवी ब्लॉक, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। और ये इनिशिएटिव जो है ये एक नेशन वाइड कैंपेन है किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की। और इसका एम क्या है, रूरल वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करना एंड इंश्योर करना कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। तो की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। लॉन्च किसने किया है, यूनियन मिनिस्टर सी आर पाटिल ने। कब किया है, 8 मार्च को। तो 8 मार्च भी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस दिन क्या आता है, इंटरनेशनल वीमेन डे। तो ये डे भी आपने याद रखना है। और इंप्लीमेंट कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल वाटर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सस्टेनेबल बनाना। जैसे गांव में आप देखते हो कि वेल्स होते हैं, इसके अलावा पॉन्ड्स होते हैं, उनको रिजुवनेट करना ताकि वाटर रिसोर्सेज क्या हो हमारे पास अवेलेबल हो। एज यू नो कि वाटर जो है ये कम होता जा रहा है, वाटर स्कैर्सिटी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे वाटर की शॉर्टेज भी हो रही है। तो इसके लिए ये स्कीम का बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल रहेगा। और किस चीज के ऊपर फोकस करती है, जन भागीदारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन भागीदारी का मतलब क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे क्या करना है, इंश्योर करना है वाटर रिजुवनेशन में। देन ये किसके साथ कॉन्साइड किया है, इंटरनेशनल वीमेन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कब आता है ये, 8 मार्च को। तो इसमें कहा गया कि वीमेन का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है वाटर मैनेजमेंट में। और टैगलाइन इसकी आपने याद रखनी है, गांव का उत्सव देश का महोत्सव, दैट इज विलेज फेस्टिवल नेशंस फेस्टिवल। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने रिलीज किया है डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 रोड मैप। तो पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। मार्च 2026 में ये लॉन्च किया है, किसने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। और टाइटल याद रखना आपने इसका, डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 और रोड मैप फॉर अ फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री। कहां पे किया है, साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में। और इस डॉक्यूमेंट में क्या आउटलाइन किया गया है, लॉन्ग टर्म रोड मैप की, एक लॉन्ग टर्म रोड मैप है किस लिए, कि कैसे हम इंडियन आर्मी को क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे। एज यू नो कि आज के टाइम पे आप देखते हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, चाहे वो इजराइल यूएस और ईरान की वॉर हो, तो आप देखोगे कि उसमें ड्रोन्स का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, जीपीएस टेक्नोलॉजी का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। तो इस केस में भी हम इंडिया भी क्या करने जा रहा है, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने जा रहा है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो रिलीज किया किसने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और विजन डॉक्यूमेंट का नाम आपने याद रखना है, डिफेंस फोर्सेस विजन 2047। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2047 में इंडिया का एक और टारगेट है कि इंडिया को क्या बनाना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, विकसित भारत बनाना है। और इंडिया की आजादी को 2047 में 100 साल हो जाएंगे। और इसीलिए 2047 का जो ईयर है बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा इस इवेंट पे कौन कौन से डिग्निटरीज प्रेजेंट थे वो भी आपने याद रखना है। जनरल अनिल चौहान थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये स्ट्रेटेजी के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी जो नेवी चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो एयरफोर्स के चीफ हैं, राजेश कुमार सिंह डिफेंस सेक्रेटरी, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो वाइस चीफ है आर्मी स्टाफ के। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। देन यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है भारत टैक्स 2026, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टैक्स जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है टेक्सटाइल से। तो की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडिया का फ्लैगशिप ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने। कब किया है, लॉन्च ऑन 11 मार्च 2026। और ये क्या है, एक ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जीबिशन है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि इंडिया को प्रमोट करना है एज अ ग्लोबल टेक्सटाइल सोर्सिंग एंड इन्वेस्टमेंट हब। तो इंडिया में टेक्सटाइल को लेकर क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट हब बनाना है। और इसके अलावा इंडिया की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है इंटरनेशनल टेक्सटाइल वैल्यू चेन में, कि इंडिया का भी एक सिग्निफिकेंट रोल रहे
टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में। और वेन्यू कहां पे लॉन्च किया गया है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज किया है? भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन ने। और ये जो भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन है ये एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसमें 11 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी मेंबर है। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। और प्राइम मिनिस्टर के जो 5F विजन है ये आपने याद रखने हैं। 5F विजन इनके साथ क्या करता है? ये अलाइन करता है। क्या क्या है 5F विजन जो है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन मार्केट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट इज फार्म, सेकंड इज फाइबर, थर्ड इज फैक्ट्री, फोर्थ इज फैशन, फिफ्थ इज फॉरेन मार्केट। और ये पार्ट है किसका? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का। इसमें स्ट्रेंथन करना है एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को फ्रॉम प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट। अब देखो टेक्सटाइल प्रोडक्शन का अगर हम एक एग्जांपल ले वैल्यू चेन का, तो आप देखोगे कि एक कॉमन शर्ट भी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? रॉ कॉटन चाहिए। रॉ कॉटन से क्या बनेगा? उसका यार्न बनेगा, फैब्रिक बनेगा, फैब्रिक से शर्ट बनेगी, शर्ट की डाइंग होगी, उसके बाद एक्सपोर्ट की जाएगी। ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये वैल्यू चेन का पार्ट है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने रिलीज किया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 और इसमें टॉप किसने किया है? ओडिशा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो है ये कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सी एजेंसी रिलीज करती है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है जिसका आंसर है नीति आयोग। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? सुमन बैरी ने, जो कौन है? वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। इसके अलावा निधि छिब्बर है जो सीईओ है नीति आयोग की। इंडेक्स जो है ये क्या असेस करता है कि जो स्टेट्स हैं उनका फिस्कल परफॉर्मेंस कैसा रहा है और उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। और इसको रिलीज किसने किया है? नीति आयोग ने। रिपोर्ट का टाइटल याद रखना है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, और ये सेकंड एनुअल एडिशन है और असेस करता है फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स। और ये फाइनेंशियल ईयर भी आपने याद रखना है 2023-2024 के लिए ये डेटा है। और डेटा इन्होंने लिया कहां से है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। और रिलीज किसने किया? सुमन बैरी ने एंड निधि छिब्बर ने। टॉप रैंकिंग स्टेट्स कौन सी हैं? ओडिशा का रैंक 1 है, सेकंड पे गोवा है एंड थर्ड पे झारखंड है। नीति आयोग के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग एक इंडिया का थिंक टैंक है जिसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। और एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से इसको क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कोई भी बॉडी है, या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, या वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, या वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन आपको मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एग्जांपल है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फॉर एग्जांपल ये आता है आर्टिकल 324 में। इसके अलावा स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो बॉडी किसी सेंट्रल या स्टेट लॉ से बनी हो। तो स्टैट्यूटरी बॉडी का एग्जांपल है फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बना है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से। और तीसरी तरह की जो बॉडी आती है वो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे कि नीति आयोग। ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, ना ही है इसका किसी कानून में जिक्र है। इसको किसने बनाया है? एग्जीक्यूटिव ने बनाया है। फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बनाया है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी है। किसको रिप्लेस किया था इसने? प्लानिंग कमीशन को। और इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, मतलब जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा वही नीति आयोग का चेयरपर्सन भी होगा। इसके अलावा वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है 4 मेंबर्स होंगे। कहां से? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो 4 मंत्री भी इसके मेंबर्स होंगे। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसको कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। जैसे इस केस में हमने देखा कि सुमन बैरी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सॉरी निधि छिब्बर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और इनका जो रैंक है इक्विवेलेंट रहता है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स हैं जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे इकोनॉमिक्स से, साइंस से एंड अदर डिसिप्लिन से। और स्पेशल इन्वाइटीज भी होंगे जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मतलब डोमेन एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स और स्पेशलिस्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है सिप्री रिपोर्ट 2025। इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। तो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं।
सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहां पे बेस्ड है? स्टॉकहोम में बेस्ड है, स्वीडन में। तो एक डिफेंस थिंक टैंक है जिसने रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2025। और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि कौन सी कंट्री ग्लोबल इंपोर्टर है और कौन सी कंट्री हाईएस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर है। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हो कि रिलीज किसने की है रिपोर्ट? सिप्री ने। और रिपोर्ट का टाइटल है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2025। और ये असेसमेंट पीरियड क्या है? किस पीरियड के लिए इसको असेस किया गया है? 2021 से लेकर 2025 तक। और इंडिया की पोजीशन की अगर हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है ग्लोबली। तो टॉप पे कौन है? टॉप पे है यूक्रेन। तो इंपोर्टर की लिस्ट आपने याद रखनी है। इंपोर्टर में टॉप पे यूक्रेन है, सेकंड में इंडिया है एंड थर्ड पे सऊदी अरेबिया है। टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा आर्म्स बेच कौन रहा है? बेच रहा है सबसे ज्यादा यूएसए, सेकंड नंबर पे फ्रांस एंड थर्ड नंबर पे रशिया। नेक्स्ट है इंडिया जर्मनी ने कोलैबोरेट किया किस लिए? क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए। क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब है कि अगर कोई डिजास्टर आता है, कोई अनफोर्सीन ऐसे सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, तो उस केस में कंट्री जो है उसके लिए क्या रहे? तैयार रहे, रेडी रहे, वो रेजिलियंट रहे। तो इंडिया एंड जर्मनी ने क्या किया? स्ट्रेंथन किया अपनी क्लाइमेट पार्टनरशिप को। और इन्होंने कहा क्या अनाउंस किया है? यूरो 20 मिलियन ग्रांट। ये आपने याद रखना है, यूरो 20 मिलियन ग्रांट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने किसके साथ ये साइन किया है? जर्मनी के साथ, अंडर द इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। ये अनाउंसमेंट जो है ये कब की गई थी? हाई लेवल क्लाइमेट मीटिंग डायलॉग, जिसका टाइटल था फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस एडवांसिंग एडेप्टेशन पॉलिसी पाथवेज, जो कहां पे हुई है? जर्मन एम्बेसी में, न्यू दिल्ली में। इनिशिएटिव का एम क्या है कि क्लाइमेट रेजिलियंस को क्या करना है? बढ़ाना है हाई रिस्क इकोसिस्टम्स में। जैसे आप देखते हो कि इंडिया में अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स कहां पे है? अर्थक्वेक प्रोन एरियाज कौन सा है? वो हिमालयास है। तो हिमालयास जो है इसको हमने क्या करना है? इसके ऊपर स्पेशल फोकस रहेगा, इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है। इसके अलावा आइलैंड रीजन्स है हमारे, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप है, इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है एंड लोअर गैंजेटिक फ्लड प्लेन्स है। तो इन एरियाज के ऊपर स्पेशल फोकस रहेगा। इन एरियाज को हमने क्या बनाना है? क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु ने स्टैब्लिश किया है फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इन कोली हिल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु ने मार्क किया सिग्निफिकेंट स्टेप इन प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म। तो इसको एस्टैब्लिश करके तमिलनाडु किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहता है? एस्ट्रो टूरिज्म के ऊपर। और फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है ये तमिलनाडु का। कहां पे है? अरियूर सोलर रिजर्व फॉरेस्ट इन कोली हिल्स। हिल्स का नाम आपने याद रखना है। कहां पे आई है? नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में। और पार्क को इनोग्रेट किया किसने? स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर आर.एस. राज कन्नप्पन ने। देन इसको डेवलप किया गया है एट द कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ और 3 एडवांस्ड टेलीस्कोप यहां पे यूज किए जाएंगे। और यह स्ट्रेंथन करेगा तमिलनाडु की पोजीशन को एज एन इमर्जिंग एस्ट्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन। मतलब एस्ट्रो टूरिज्म को यहाँ पे तमिलनाडु प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। क्या होता है डार्क स्काईरिज्म? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे आर्टिफिशियल लाइट, जो लाइट पॉल्यूशन है, वो बहुत ही कम होता है। इसको हम थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। आपने कार ड्राइव की होगी या फिर कभी आपने बस में ट्रेवल किया होगा रात को, तो आप देखोगे कि ड्राइवर क्या करता है बस का? वो अपनी पीछे वाली लाइट्स को ऑफ कर देता है ताकि उसको सामने बिल्कुल क्लियर दिखे रात के टाइम में। ऐसे ही अगर हमने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस देखनी है टेलीस्कोप के थ्रू, तो जितना हमारे बैकग्राउंड में अंधेरा होगा, लाइट पॉल्यूशन कम होगा, उतनी ही अच्छे से हम क्या कर सकेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस कर सकेंगे। स्टार्स को, प्लैनेट्स को और सेलेस्टियल बॉडीज को हम अच्छे से देख सकेंगे। तो हमें कम से कम लाइट पॉल्यूशन यहाँ पे चाहिए होता है। इसके लिए डार्क स्काई रिजर्व जो है एस्टैब्लिश किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डार्क स्काई रिजर्व कहां पे लोकेटेड है? हैनले, लद्दाख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी स्टेट एग्जाम्स में इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये रिकॉग्निशन जो है कौन ग्रांट करता है डार्क स्काई की? इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, जो यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्लासिफाई करती है रीजन को एज इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस, पार्क्स, सेंचुरीज और रिजर्व्स। और ये डिपेंड करेगा कि कितना स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो मीट करते हैं। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ अपग्रेडेड राजमार्ग प्रवेश पोर्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये यूनियन मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने लॉन्च किया है अपग्रेडेड वर्जन ऑफ राजमार्ग प्रवेश वर्जन 2.0, जो कि एक वेब पोर्टल है, किस लिए, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनओसीज फॉर फैसिलिटीज एंड यूटिलिटीज अलोंग नेशनल हाईवेज। इसको हम सिंपली समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी नेशनल हाईवे के अलोंग कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, कोई होटल ओपन करना चाहता है, कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है, या कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ओपन करना चाहता है, तो उसको यहाँ पे बड़ी जल्दी क्लियरेंस मिल जाएगी, एनओसी मिल जाएगी। किस पोर्टल से? उसको इस पोर्टल पे जाके जो है लॉगिन करना पड़ेगा, प्रवेश पोर्टल के ऊपर। तो ये आपने याद रखना है। ये पोर्टल फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अप्रूवल फॉर वेरियस परमिशन अलोंग नेशनल हाईवे, और ये बेनिफिट करेगा सिटीजन्स को, बिजनेसेस को और ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे किसी पर्सन ने कोई फ्यूल स्टेशन या पेट्रोल पंप, आप कह सकते हो कि पेट्रोल पंप लगाना है नेशनल हाईवे के अलोंग, तो उसके लिए परमिशन अगर चाहिए तो प्रवेश पोर्टल हेल्प करेगा। वे साइड अमेनिटीज, कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी वहां पे सेटअप करनी है, या रेस्ट एरिया कॉम्प्लेक्सेस सेटअप करने हैं, तो वहां पे प्रवेश पोर्टल काम आएगा। देन नेशनल हाईवेज के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। NH44 जो है ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, और जिसकी लेंथ है अराउंड 4112 किलोमीटर, और ये कहां से कहां तक है? श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु तक, ये लॉन्गेस्ट है। और नेशनल हाईवे 1 की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 1 जो है ये 456 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कहां से कहां तक है? फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज कलारी लीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फरवरी 2026 में सदर्न एयर कमांड जो है इंडियन एयरफोर्स की, उसने कंडक्ट की है मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैरीटाइम का मतलब है समुद्री एक्सरसाइज जो है, नाम क्या है इसका? कलारी लीप। कहां पे की है? अरेबियन सी में, और ये कवर करेगी लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स को। एक्सरसाइज जो है इसमें कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन रहेंगे, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करेगा कौन कौन करेगा? इंडियन एयरफोर्स करेगी, और दूसरा कौन करेगा? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है कि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सिक्योर करना। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया इसमें? AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स ने, इसके अलावा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स ने। और इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से पार्टिसिपेट किया है पेट्रोल शिप्स ने, जेमिनी बोट्स ने एंड डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट ने। और इससे मैरीटाइम ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हमारी बढ़ेगी, और आपस में जो एजेंसीज हैं उनकी कोऑर्डिनेशन भी स्ट्रेंथन होगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। कहां पे? पोखड़ा फील्ड फायरिंग रेंज में, जैसलमेर राजस्थान में। ये आपने याद रखना है कहां पे की है? पोखड़ा फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर राजस्थान। और ये एक्सरसाइज शो केस करती है कि इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस कितनी है और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी है। मान लो कि जैसे इंडिया के साथ अभी भी हमने देखा कि रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट बढ़ गया था, तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि सडन जो है रिटेलिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारी फोर्सेज जो है वो रेडी रहनी चाहिए। तो इसके लिए भी एक्सरसाइज ये कंडक्ट की गई है इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस को चेक करने के लिए। और ये डेमोस्ट्रेट करती है, शोकेस करती है कि क्या कैपेबिलिटी है हमारी, कि एयर ऑपरेशंस को हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं अक्रॉस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वॉरफेयर। कि फुल वॉरफेयर जैसी सिचुएशन अगर हो गई तो हम उसको कैसे जो है हैंडल करेंगे। नेशनल है नेक्स्ट है नेशनल आरोग्य फेयर 2026, जो कहां पे हुआ है? शेगांव महाराष्ट्र में। नेशनल आरोग्य फेयर ये आपने याद रखना है, कंडक्ट किया गया है फ्रॉम 25 टू 28 फरवरी 2026। कहां पे? ये जगह का नाम याद रखना आपने, शेगांव इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अलग अलग स्टेक होल्डर कहां से? हेल्थ सेक्टर से। और इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने, पॉलिसी मेकर्स ने, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स ने और वेलनेस एक्सपर्ट्स ने। और यहाँ पे शोकेस किया गया है सर्विसेज को अक्रॉस मेजर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कि डिफरेंट डिफरेंट जो मेडिसिन के सिस्टम्स हैं उनको यहाँ पे शोकेस किया गया है। जैसे कि एलोपैथी को, जो आपकी मॉडर्न मेडिसिन है, आयुर्वेद को, योगा को, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी को। और कई बार एग्जाम में ना ये जैसे ये कुछ चीजें जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉल करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, तो आयुष की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। तो आपने याद रखना है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। एलोपैथी जो है वो आयुष का पार्ट नहीं है। नो डाउट वो जो नेशनल आरोग्य फेयर है उसमें एलोपैथी के भी स्टेक होल्डर्स आ रखे थे।
बट फॉर द पर्पस ऑफ आयुष अपने याद रखना कि एलोपैथी इसका पार्ट नहीं है। और इसका फोकस क्या है नेशनल आरोग्य फेयर का, कि प्रमोट करना अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर को फॉर द मासेस। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम। ये आपने याद रखना है, आशीष शेलार है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया है सक्षम स्किल सेंसस। इंडिया का फर्स्ट एआई पावर स्किल सेंसस है ये। कहां पे किया है? आरडी नेशनल कॉलेज बांद्रा वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में। इस इनिशिएटिव का एम क्या है, किस लिए लॉन्च किया गया है? इसका एम है कि जो स्किल लेवल है यूथ का उसको टेस्ट करना, असेस करना, कौन से यूथ को जिनकी एज 18 से 40 इयर्स एज है। तो ये अपने याद रखना है, एज ग्रुप याद रखना है 18 से 40 साल तक इनके पास क्या स्किल सेट है, इसको असेस किया जाएगा अंडर द इनिशिएटिव कॉल्ड सक्षम। और ये यहाँ पे क्या इनहेंस करेगा, मतलब क्या देखेगा कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, कि हमारा यूथ जो है उनके पास क्या क्या स्किल्स है, क्या वो उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, कैसे करेगा, उनके पास कौन कौन सी स्किल है ये आइडेंटिफाई करेगा और अलाइन करेगा ट्रेनिंग यूथ की किसके साथ? इंडस्ट्री नीड्स के साथ। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट वो स्किल सेट नहीं मिल पा रहा जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड करती है? इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, बट इंडस्ट्री को उस लेवल का स्किल सेट जो है वो यंगस्टर्स में नहीं मिल पा रहा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है आज के टाइम पे, वो स्किल सेट प्रोवाइड कर रही है यंगस्टर्स को जिसकी इंडस्ट्री में क्या है? रिक्वायरमेंट है। तो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स द डाटा ड्रिवन वर्कफोर्स प्लानिंग, कि आज के टाइम पे आप देखते हो कि नए नए स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना भी जरूरी है। तो एआई को यूज करके यहाँ पे हम अपनी क्या बनाएंगे? डेटा ड्रिवन वर्कफोर्स प्लानिंग जो है यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है सेंसस 2027 लॉन्च ऑफ डिजिटल टूल्स एंड मेथड्स प्रगति एंड विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है 4 डिजिटल टूल्स की यहाँ पे लॉन्च किए हैं और ऑफिशियल मेथड्स लॉन्च किए हैं। प्रगति जो फीमेल है एंड विकास जो मेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये विकास है, ये प्रगति है। ये मैस्कट्स लॉन्च किए गए हैं किसके लिए? सेंसस 2027 के लिए। और ये इनिशिएटिव है इंडिया का फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस जो है कंडक्ट किया जा रहा है 2027 में। और डिजिटल टूल का एम क्या है? ताकि एफिशिएंसी बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े और रियल टाइम डेटा कलेक्शन हो सके। और मैस्कट जो है ये क्या सिंबलाइज करते हैं? इक्वल पार्टिसिपेशन विमेन एंड मेन का, और इंडिया का विजन क्या है कि एक डेवलप्ड नेशन बनना है बाय 2047। जैसे हमने क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इंडिया विकसित भारत बनने का जो टारगेट है इंडिया का वो 2047 है। विकसित भारत स्टैंड्स फॉर डेवलप्ड नेशन। और सेंसस के बारे में पढ़ लेते हैं, यहां से आप पक्का एग्जाम में क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सेंसस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। किसका डेटा? अबाउट पीपल इन अ कंट्री, कि जो एक देश में नागरिक रहते हैं उनका डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। और इंडिया का जो सेंसस है ये लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है ग्लोबली, मतलब पूरे इंडिया के जो नागरिक हैं उनका डेटा यहाँ पे क्या किया जाएगा? कलेक्ट किया जाएगा। और इसको हर 10 साल बाद कंडक्ट करता है। कौन कंडक्ट करता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसको कंडक्ट किया जाता है अंडर सेंसस एक्ट ऑफ 1948। और सेंसस आपने याद रखना है ये एक यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनियन सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 247 एंड 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। और जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, पुलिस हो गया या लॉ एंड ऑर्डर हो गया। थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर भी और स्टेट दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? दोनों लॉज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन। तो यहां पे आपने याद रखना है जो सेंसस है ये यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 246। और फर्स्ट टाइम जो सेंसस है ये अटेम्प्ट किया गया था 1872 में। ईयर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर द लॉर्ड मायो जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे इंडिया के। हालांकि ये सिंक्रस नहीं था, नॉन
सिंक्रोनस था। मतलब क्या है इसका कि डेटा जो है वो डिफरेंट टाइम पे जो है कलेक्ट किया गया था अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। और फर्स्ट कंप्लीट एंड सिंक्रोनस डेटा जो है ये कलेक्ट किया गया 1881 में अंडर लॉर्ड रिपन, और इसको सुपरवाइज किया था डब्ल्यू सी प्लाउडन, जो उस टाइम के सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। यहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था वो 1951 में था, और तब से ही सेंसस जो है हर 10 साल बाद कंडक्ट किया जाता है। लास्ट सेंसस जो कंडक्ट किया गया था वो 2011 में था। उसके बाद जो कंडक्ट किया जाना था वो 2021 में था। बट प्रॉब्लम क्या आई कि कोविड आ गया। कोविड की वजह से डेटा कलेक्ट करना मुश्किल था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, थोड़ा डिले कर दिया गया। नेक्स्ट है जन औषधि सप्ताह सप्ताह 2026। ये ऑब्जर्व किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। तो आपने याद रखना है जन औषधि सप्ताह 2026 ये ऑब्जर्व किया गया है 1 टू 7 मार्च 2026। और इसमें करना क्या है, इसमें अवेयरनेस रेज की जाएगी अफोर्डेबल एंड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन के बारे में अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं जेनरिक मेडिसिन होती क्या है। नॉर्मली एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लो कि कंपनी है, उसने एक नई मेडिसिन डेवलप की, और वो क्या करेगी कंपनी, वो उसका पेटेंट जो है रजिस्टर करवा लेगी। जब तक उस कंपनी के पास उस मेडिसिन का पेटेंट है तब तक और कोई भी इंडिविजुअल या कोई और कंपनी उस मेडिसिन को डेवलप नहीं कर सकती। अगर वो करना चाहती है दूसरी कंपनी तो उसको जो पेरेंट कंपनी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी और इसके लिए पैसे भी पे करने पड़ेंगे। बट जब उस कंपनी का पेटेंट खत्म हो गया, नॉर्मली जो पेटेंट की जो वैलिडिटी है वो 20 ईयर्स तक रहती है। जैसे ही पेटेंट खत्म हो गया उसके बाद उस मेडिसिन को और कोई भी कंपनी जो है डेवलप कर सकती है विदाउट परमिशन, और जब वो नई मेडिसिन डेवलप होगी उसको कहा जाएगा जेनरिक मेडिसिन। फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल है। पैरासिटामोल जो है ये एक जेनरिक मेडिसिन है। अब देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो हैं इस मेडिसिन को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं। तो यहाँ पे स्कीम का नाम आपने याद रखना है, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। इस इनिशिएटिव का एम क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव जेनरिक मेडिसिन क्या करना है, प्रमोट करना है। आप देखोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जन औषधि केंद्र सेटअप किए गए हैं, वहां पे आपको इजीली जेनरिक मेडिसिन जो है मिल जाती हैं। और ये हाईलाइट करता है कि गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं टू इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। क्योंकि आप देखोगे कि जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं, बट जेनरिक मेडिसिन हैं अफोर्डेबल होती हैं। इससे क्या होगा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता है एक इंडिविजुअल का वो कम होगा, क्योंकि सस्ती मेडिसिन उसको मिल सकेंगी। और कैंपेन जो है ये किसके साथ कल्बिनेट किया है, कब फॉल की है, ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ 8th जनौषधि दिवस। तो आपने याद रखना है जो जनौषधि दिवस है ये कब आता है, 7 मार्च 2026 को ऑब्जर्व किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन, की क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करनी है एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ताकि जो हेल्थ केयर बर्डन है सिटीजन के ऊपर, हेल्थ केयर कॉस्ट है वो कम हो सके। और मेडिसिन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं पीएम बीजेपी केंद्र से, दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना केंद्र से, जो डेडिकेटेड स्टोर्स हैं जहां पे आपको क्या मिलेगी, अफोर्डेबल मेडिसिन मिलेंगी। और इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, याद रखना आपने, इंप्लीमेंट कौन करेगा इसको, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। ये अनाउंस किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मार्च 2026 में यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इन्होंने मिलकर अनाउंस किया है 100 करोड़ का सेटअप किया जाएगा, क्या, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। कहां पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। प्रोजेक्ट का एम क्या है कि फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बूस्ट करना, एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे सस्टेनेबल एंड साइंटिफिक फिशरीज प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। मिनिस्टर ने और क्या रिलीज किया यहाँ पे, मॉडल गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज। तो यहाँ पे किया क्या जा रहा है कि फिशरीज को प्रमोट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। खासकर कौन सी फिशरीज को, ऐसी फिशरीज जो ठंडे पानी में रहती हैं, कोल्ड फिशरीज को प्रमोट किया जा रहा है।
और एम क्या है, सिस्टमैटिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज इन इंडिया। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस जो है फॉर्मली लॉन्च किया गया है, कहां पे, न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे आप देखोगे कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं और एग्री बिजनेस लीडर्स हैं। कितनी कंट्रीज के, ओवर 10 कंट्रीज के। अलायंस जो है ये एक तरह का इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है, किस लिए, ताकि कंट्रीज जो है वो आपस में ट्रेड लिंकेजेस कर सकें, एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉपरेशन कर सकें, एक इन्वेस्टमेंट जो है वो आती रहे एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होता रहे किसके बीच में, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा इसका एम क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क रेडी करना, ट्रेड पार्टनरशिप्स ताकि स्टैब्लिश हो सके, मतलब डिफरेंट कंट्रीज जो है यहाँ पे एशिया और अफ्रीका की, वो अपनी ट्रेड पार्टनरशिप जो है उनको सेटअप कर सके और पॉलिसी अलाइनमेंट हो सके, मतलब एक कंट्री की जो पॉलिसीज हैं वो दूसरी कंट्री की पॉलिसीज के साथ क्या करें, अलाइन करें, मैच करें अक्रॉस द एग्री फूड वैल्यू चेन। और इनिशिएटिव जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये क्या इनहेंस करेगा, फूड सिक्योरिटी को, मार्केट एक्सेस को एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को अक्रॉस बोथ एशिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट है अप्रूवल फॉर 1250 करोड़ ITSCG इन पुडुचेरी। पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है प्रपोजल ऑफ पुडुचेरी गवर्नमेंट। ये पुडुचेरी गवर्नमेंट का एक प्रपोजल था, इसको अप्रूव कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किस चीज का प्रपोजल था कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो सेटअप किया जाए, ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो किसको डेडिकेटेड हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, IT सेक्टर को डेडिकेटेड हो। SEG ये डेवलप किया जाएगा 21 एकड़ ऑफ गवर्नमेंट लैंड पे, कहां पे, थट्टन चबड़ी रीजन में। तो ये आपने याद रखना है, थट्टन चबड़ी रीजन है कहां का, पुडुचेरी का। और ये प्रोजेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पुडुचेरी को एक मेजर IT हब बनाना, ताकि ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं या ग्लोबल IT कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकेगी और रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी पुडुचेरी की, और IT इकोसिस्टम भी क्या किया जा सकेगा, डेवलप किया जा सकेगा पुडुचेरी में। SEZ होती क्या है, SEZ एक स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। ये एक डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं, डेजिग्नेटेड एरियाज। मान लो कि इंडिया की जो टेरिटरी है उसी में ही एक रीजन को SEZ डिक्लेयर कर दिया जाएगा, डेजिग्नेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बिजनेस को स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई नया बिजनेस वहां पे करना चाहता है तो उसको टैक्स बेनिफिट मिल सकेंगे, वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकेगा। मान लो कि पुडुचेरी में जो SEZ सेटअप किया जा रहा है तो वहां पे कंपनीज जब एक्सपोर्ट करेंगी तो उनके एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा। तो मेन गोल क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, जॉब क्रिएट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ ज्ञान भारतम नेशनल मनुस्क्रिप्ट सर्वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लॉन्च किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 3 मंथ नेशन वाइड एक्सरसाइज है, मतलब पूरे देश में ये एक्सरसाइज चलाई जाएगी अंडर द ज्ञान भारतम मिशन। तो मिशन का नाम आपने याद रखना है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका कि इंडिया के जो वास्ट मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको क्या करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मैप करना और डॉक्यूमेंट करना। मतलब जितनी भी मनुस्क्रिप्ट्स अवेलेबल होंगी इंडिया में उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाया जाएगा मनुस्क्रिप्ट्स का और इनको प्रिजर्व किया जा सकेगा और रिसर्च में यूज किया जा सकेगा। इसके की फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है ज्ञान भारतम एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की गई है जो हेल्प करेगी किसमें, डेटा कलेक्शन में। इसके अलावा सिटीजन और इंस्टीट्यूशंस वो भी मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि ओनरशिप टाइप। इसके अलावा लोकेशन क्या है मनुस्क्रिप्ट की। मान लो मेरे पास कोई मनुस्क्रिप्ट है तो मैं इस ऐप को यूज करके क्या कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन उसके ऊपर अपलोड कर सकता हूँ। तो इनिशिएटिव क्या है कि प्रमोट करना पब्लिक पार्टिसिपेशन को, जिससे हम इंडिया के कल्चरल और जो इंटेलेक्चुअल लीगेसी है उसको हम प्रिजर्व कर सके। होता क्या है मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट क्या है, हैंड रिटन वर्क्स हैं जो किसके ऊपर लिखे जाते हैं, किसी पेपर के ऊपर लिखा हो सकता है, पेड़ की बाग के ऊपर, क्लोथ के ऊपर, मेटल के ऊपर या पाम लीव्स के ऊपर। और कम से कम ये कितना पुराना होता है, 75 इयर्स ओल्ड। और इसके साइंटिफिक, हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। 40,000 मनुस्क्रिप्ट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जम्मू एंड कश्मीर में अंडर ज्ञान भारतम मिशन। और इसमें 16th सेंचुरी जो है
मनुस्क्रिप्ट यहाँ पे मिली है, जिसका किस स्क्रिप्ट में है, ये टाकरी स्क्रिप्ट में है। और टाकरी स्क्रिप्ट जो है ये हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट है जो यूज की गई है हिमालयन रीजन्स में, खासकर जम्मू, हिमाचल प्रदेश एंड सराउंडिंग एरियाज में। और इसको यूज किया गया है राइटिंग लैंग्वेजेस के लिए, जैसे कि डोगरी के लिए और रीजनल डायलेक्ट्स के लिए। और सर्वे का जो नाम है वो क्या है, जो जम्मू कश्मीर में कंडक्ट किया गया है, हर घर दस्तक। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आइडेंटिफाई करना और डिजिटाइज करना मनुस्क्रिप्ट्स को एट द हाउस होल्ड लेवल, और इसमें कंसेंट बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी प्राइवेटली हेल्ड मनुस्क्रिप्ट्स की। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने अप्रूव किया भव्य स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 18 मार्च को यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव की है 33,660 करोड़ की स्कीम नोन एज भारत औद्योगिक विकास योजना, दैट इज भव्य स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स को एस्टैब्लिश करना अक्रॉस इंडिया। क्या होते हैं प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और स्कीम के अंदर एम क्या है, बूस्ट करना मैन्युफैक्चरिंग को, इन्वेस्टमेंट को और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। और इसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी अप टू ₹1 करोड़ पर एकड़। किस लिए, 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू एडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिस्कस करते हैं कि प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क है क्या। प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर जैसे कंपनीज है जो अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं, तो उनको ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे क्या मिलेगा, सेटअप मिलेगा। जैसे वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, वहां पे रोड नेटवर्क होगा, वहां पे बेसिक अमेनिटीज होंगी, सीवरेज सिस्टम होगा, शेड बने होंगे, ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होंगी। तो गवर्नमेंट इन चीजों को सेटअप करने के लिए भी यहाँ पे क्या कर रही है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रही है। तो कौन कौन से तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आ जाएगी इंटरनल रोड्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, ड्रेनेज सिस्टम, कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, आईसीटी सिस्टम्स। वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा रेडी बिल्ट, फैक्ट्री शेड्स, बिल्ट टू सूट यूनिट्स, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा वर्कर हाउसिंग एंड सपोर्ट एमिनिटीज। और स्कीम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्कीम से इंडिया में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा सकेंगे और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी कर सकेंगे। नेक्स्ट है, कलिंजर फोर्ट को डिक्लेयर किया गया है नेशनल जियो हेरिटेज साइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है हिल एरिया सराउंडिंग कलिंजर फोर्ट इन बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी एज नेशनल जियो हेरिटेज साइट। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्यों ये नेशनल जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, इसकी यूनिक जियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के कारण। इस साइट को इनॉग्रेट किया था राजेंद्र कुमार ने, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल और हेड हैं जीएसआई नदरन रीजन के। और जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, यहाँ पे रियर जियोलॉजिकल फिनोमिना देखने को मिलता है इपार्कियन अनकन्फर्मिटी का। इसको पढ़ते हैं, इपार्कियन अनकन्फर्मिटी होता क्या है। अब देखो, जब भी किसी हिस्टोरिकल साइट को एक्सकावेट किया जाता है, उसकी खुदाई की जाती है, तो वो 2 तरीके से की जाती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सकावेशन, इसमें साइड से एक्सकावेशन होगी। एक होती है वर्टिकल एक्सकावेशन, जहां पे वर्टिकली उसकी खुदाई की जाती है। अब जैसे आप वर्टिकली खुदाई करोगे तो आपको सॉइल मिलेगी, रॉक्स मिलेगी, और जितना डीप आप जाओगे उतनी ही पुरानी सॉइल और उतनी ही पुरानी आपको रॉक्स मिलेगी। तो न्यू सॉइल एंड न्यू रॉक्स कहां पे मिलेगी आपको, यहाँ पे। और जितना डीप जाओगे वहां पे क्या मिलेगी, ओल्डेस्ट, यहाँ पे न्यूएस्ट। और बीच में आपको क्या मिलेगी, जो इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में बनी है। बट इपार्कियन अनकन्फर्मिटी में क्या होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है, एक बीच में जो टाइप ऑफ रॉक्स मिलनी चाहिए थी वो मिसिंग होती हैं। तो ये आपने याद रखना है। जियो हेरिटेज साइट अगर देखें, ये किसको कहा जाता है, ये ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जो एक इंपॉर्टेंट नेचुरल लोकेशंस हैं, और ये अर्थ की हिस्ट्री और अर्थ के जो फीचर्स हैं उनको डिस्प्ले करती हैं, जैसे कि अर्थ के रॉक्स, लैंडफॉर्म्स या फिर फॉसिल्स। और इनको क्यों प्रिजर्व किया जाता है, ये हेल्प करती हैं साइंटिफिक रिसर्च में, एजुकेशन में और टूरिज्म में। नेक्स्ट है, बीपीसीएल ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट एलपीजी एटीएम, कहां पे, गुरुग्राम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आपको पता है कि इंडिया में एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है रिसेंटली। क्या कारण है उसका, कि ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो वॉर चल रही है, और ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, उस वजह से क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा है और एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है। तो इसलिए यहाँ पे बीपीसीएल ने लॉन्च किया है फर्स्ट एलपीजी एटीएम, कहां पे, गुरुग्राम में। तो पढ़ते हैं इसको डिटेल में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक
महारत्ना है, महारत्ना PSU है, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ATM। कहां पे लॉन्च किया है? सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, सोना, गुरुग्राम, हरियाणा में। और ये BPCL के पायलट प्रोजेक्ट के अंडर सेटअप किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का नाम है भारत गैस इंस्टा LPG। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑटोमेटेड LPG डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अर्बन एरियाज में टेस्ट करना कि क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, कितना कि ये सक्सेसफुल रहेंगे, कितना नहीं। और इसके की फीचर्स क्या है? इससे सेल्फ सर्विस LPG सिलेंडर डिस्पेंसिंग होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पुराना सिलेंडर वहां पे लेके जा रहे हो और आपको नया सिलेंडर मिलेगा, नहीं। जो आप सिलेंडर लेके जाओगे उसी को आप रीफिल कर पाओगे, ठीक है, उसी को आप क्या कर पाओगे? रीफिल कर पाओगे और आपको वहीं पे इंस्टेंट पेमेंट करनी पड़ेगी। और इससे प्रमोट होगी कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी कंज्यूमर्स के लिए। और ये प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करता है कि इससे टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके फ्यूल को सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। LPG के बारे में पढ़ लेते हैं। LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये फ्यूल है जो किससे बना होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम देखें कि LPG की अपनी कोई स्मेल नहीं है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि LPG अगर लीक हो जाए और अगर उसमें स्मेल ना हो तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है और एक मेजर इंसिडेंट भी उससे हो सकता है। तो इसलिए इसमें स्पेशली ऐड की जाती है एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग केमिकल ऐड किया जाता है कॉल्ड इथाइल मरकैप्टेन, ताकि LPG से स्मेल आए और कभी इन केस लीकेज होती है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो ये आपके स्टैटिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निर्यात डेटा ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तमिलनाडु जो है ये टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बना है। तो आपने याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट ने रिसेंटली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में टॉप किया है? तमिलनाडु ने। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है निर्यात, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड डेटा फॉर ईयर 2024-2025। और तमिलनाडु टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट है इंडिया में। और टोटल आप देख सकते हो कितने वर्थ का इसने एक्सपोर्ट किया टेक्सटाइल, $7,997.17 मिलियन का। और इंडिया में जितना भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से सिर्फ तमिलनाडु जो है वो 21.84% एक्सपोर्ट करता है। वो डेटा हाईलाइट करता है कि तमिलनाडु जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसकी इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। और यहाँ पे क्या कारण है कि तमिलनाडु बहुत आगे है? इसका कारण है कि वहां पे बड़ा अच्छा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला, कहां पे? उत्तर प्रदेश में। तो आपने याद रखना है जो सदर्न कमांड है इंडियन आर्मी की, इसने कंडक्ट की एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला फ्रॉम 6 टू 18 मार्च। कहां पे कंडक्ट की गई है? बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस, उत्तर प्रदेश। और 13 दिन ये एक्सरसाइज चली जिसका फोकस था कि इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस को टेस्ट करना कि अगर कल को अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो क्या हमारी आर्मी उसके लिए रेडी है। यहाँ पे उसी रेडीनेस को टेस्ट किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असेस प्रिपेयर्डनेस फॉर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर इन मल्टी डोमेन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। आपको पता है कि अब वॉर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में लड़ी जाती है। आप देखोगे एयर पे, समुंदर पे और लैंड पे, इवन टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी आ गई है। और जब से ड्रोन्स की इन्वेंशन हुई है तो ड्रोन्स बहुत बड़े लेवल में यूज किए जा रहे हैं। तो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के लिए यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट किया गया है। और इसमें एक्सरसाइज जो है ये हेल्प करेगी कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करने में, एफिशिएंसी को और बैटलफील्ड इंटीग्रेशन को। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है प्रारंभ 2026। क्या है ये प्रारंभ? ये टैक्स अवेयरनेस कैंपेन है, ये आपने याद रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने लॉन्च किया है प्रारंभ 2026। प्रारंभ स्टैंड्स फॉर पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। कहां पे किया है? न्यू दिल्ली में। ये नेशन वाइड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अवेयरनेस कैंपेन है, इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 को, जो 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट हो चुका है। कैंपेन का एम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स पेयर की अवेयरनेस बढ़ाना, मतलब टैक्स पेयर को जागरूक करना, सिटीजन सेंट्रिक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करना, और जो गाइड करे बाय द प्रिंसिपल ऑफ नागरिक देवो भव। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और प्रारंभ जो है ये मल्टी चैनल अवेयरनेस इनिशिएटिव है, मतलब यहाँ पे अवेयरनेस
जो है लाई जाएगी, किसके थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, सोशल मीडिया एंड आउटडोर कैंपेन्स के थ्रू। और इसका मेन फोकस क्या है, टैक्स लिटरेसी बढ़ाना, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के बारे में जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपना टैक्स भरें, टैक्स लॉज को कंप्लाई करें और ट्रांसपेरेंसी लाना टैक्सेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहां पे हुई है, न्यू दिल्ली में। फर्स्ट एडिशन आई है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे हुई है, यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में। और इसमें ग्लोबल स्टेक होल्डर जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, जो हेल्प करेंगे इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन में और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में। अब आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ रहा है, और कन्वेंशनल जो सोर्स है हमारा बेसिकली कोल पावर एनर्जी जो है उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंडिया फेस आउट कर रहा है। तो यहाँ पे एक फैक्ट आपने याद रखना है कि इंडिया जो है ये डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रमोट कर रहा है, जैसे कि सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सबको प्रमोट कर रहा है। और इस समिट को इनॉग्रेट किया किसने, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ने, जिनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। थीम क्या है इसकी, इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। और इसको ऑर्गेनाइज किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। ये फॉल करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और ये अलाइन करती है इंडिया का जो विजन है विकसित भारत 2047, जिसके अंडर इंडिया जो है इसको डेवलप्ड कंट्री बनाना है बाय विच ईयर 2047। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड बिसाग एन ने साइन किया एक एग्रीमेंट, दैट इज एमओयू टू प्रमोट जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि सैटेलाइट को हम यूज करेंगे, जीपीएस सिस्टम को, जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को यूज किया जाएगा किस लिए, फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के लिए और इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए। पढ़ लेते हैं इसको। एग्रीमेंट साइन हुआ किसके बीच में, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में, जो फॉल करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और किसके साथ साइन किया है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा किसके लिए, फॉरेस्ट्री को मैनेज करने के लिए और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन के लिए, मतलब इन्वायरमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। ये एमओयू जो है ये साइन किया गया था ड्यूरिंग द 19th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 90th मीटिंग थी ये, उसमें ये जो है लॉन्च किया गया, मतलब ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। मीटिंग को चेयर किया था यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने, जो कहां पे हुई है, देहरादून उत्तराखंड में। और इससे फायदा क्या होगा, इससे डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हम कर सकेंगे। ऑब्वियसली बात है कि जब सरकार के पास डेटा होगा, इन्वायरमेंट डेटा होगा, फॉरेस्ट का डेटा होगा, तो उस डेटा के बेसिस पे सरकार अच्छी पॉलिसीज बना सकेगी। पढ़ लेते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में। ये एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में अंडर द सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जब इसको किसी कानून के अंडर बनाया जाता है, किसी लॉ के अंडर बनाया जाता है। तो यहाँ पे लॉ कौन सी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये टॉप एडवाइजरी अथॉरिटी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर। और लीडरशिप की अगर हम बात करें तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को लीड कौन करता है, हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है या वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ से आपको डायरेक्ट स्टैटिक में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ एआई स्किलिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग इनिशिएटिव। यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, जो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। इन्होंने लॉन्च किया है 3 मेजर इनिशिएटिव न्यू दिल्ली में, जिसे स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडिया के डिजिटल मीडिया को और ब्रॉडकास्टिंग इकोसिस्टम को। तो 3 इनिशिएटिव कौन से हैं वो आपने याद रखने हैं। नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव है, माई वेव्स प्लेटफॉर्म है, एडवांस ईपीजी एंड इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर है। पढ़ लेते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद गूगल एंड यूट्यूब। तो ये आपने याद रखना है। इसका एम क्या है, 15,000 पार्टिसिपेंट्स जो है क्रिएटिव एंड मीडिया सेक्टर से, उनको ट्रेन करना, उनको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी डोमेन्स में ट्रेन करना। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज होगी, डिजिटल कंटेंट में एंड मीडिया इंडस्ट्रीज में। उसके बाद माई वेव्स प्लेटफॉर्म है, ये पार्ट है किसका, ये फीचर है अंडर द वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म। और इसमें सिटीजंस जो हैं वो अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना कंटेंट शेयर कर सकेंगे। और इससे यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है वो प्रमोट होगा, डिजिटल क्रिएटिविटी प्रमोट होगी। देन एडवांस्ड ईपीजी एंड इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर है। इसको थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं हम।
अभी होता क्या है कि अगर आपको डीडी चैनल भी देखने हैं, दूरदर्शन के जितने भी चैनल्स हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो आपको सेटअप बॉक्स लगवाना पड़ता है या आपको डिश टीवी लगवाना पड़ता है। तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, चाहे आपने डीडी का चैनल ही क्यों ना देखने हो जो फ्री है। तो अब सरकार क्या कर रही है, सरकार लेकर आई है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड एंड इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर टीवी सेट्स में, कि अब जो टीवी सेट्स आएंगे उसमें ऑटोमेटिक ट्यूनर होगा। अब आपको सेटअप बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली जो है दूरदर्शन के चैनल्स देख पाओगे। इससे आपका खर्चा बचेगा और मल्टीपल रिमोट्स की जो जरूरत होती थी वो भी अब नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ पे यही दे रखा है कि एडिशनल कॉस्ट कम होगी, एक्स्ट्रा वायरिंग कम होगी और जो मल्टीपल रिमोट कंट्रोल्स की जरूरत थी वो भी कम होगी। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने सैंक्शन किए हैं 1.55 करोड़ फॉर राइज सेंटर्स। तो मार्च 2026 में नीति ने, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने अप्रूव किया है 1.55 करोड़ एज फाइनेंशियल असिस्टेंस किस लिए, रूरल इंक्यूबेशन स्किलिंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के लिए। तो राइज सेंटर आपने याद रखना है। और कहां पे ये अप्रूव किया गया है, गुंटूपल्ली इन इब्राहिमपट्टनम मंडल एनटीआर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका एम क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है ये, टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज। आपको पता होगा कि सरकार जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो उसी के अंडर ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कि स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस किया गया है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कि स्किल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी और विमेन लेड इंटरप्राइजेस को भी प्रमोट किया जाएगा। और एम क्या है कि रूरल विमेन को ट्रांसफॉर्म करना, किसमें, इंटरप्रेन्योर्स में, लाइवलीहुड बूस्ट अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना। देन गुजरात ने पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। क्या होता है कि जो मैरिज है, डिवोर्स है, वो हर रिलीजन का अपने हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हिंदू की मैरिजेस है, जितनी भी हिंदू की मैरिजेस होती हैं वो रजिस्टर होती हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। मुस्लिम की जो मैरिजेस जो रजिस्टर होती हैं वो होती हैं शरीयत लॉ के अंदर। तो इनके मैरिज के लॉज भी अलग हैं, रूल्स भी अलग हैं, डिवोर्स के लॉज अलग हैं, ठीक है, और सक्सेशन के, प्रॉपर्टी सक्सेशन के, इनहेरिटेंस के लॉज भी अलग हैं। बट यहाँ पे गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है इंप्लीमेंट किया है, जिसके अंडर जो जो मर्जी धर्म के लोग हों उन सब के ऊपर एक ही एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली लेड बाय चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने पास किया है गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026। और आपने याद रखना है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है कि सरकार को एंडेवर दिया गया है कि सरकार जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। तो उसी के अंडर गुजरात ने पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन लीगल फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करना, किसको लेकर, मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, सक्सेशन को लेकर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर, और ये रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है। और इसके की हाइलाइट्स देख लेते हैं। गुजरात सेकंड स्टेट बनी है इंडिया में आफ्टर उत्तराखंड। इससे पहले उत्तराखंड ने पास किया था यूसीसी लॉ, और लॉ का मैंडेट क्या है कि रजिस्ट्रेशन की जाएगी इसमें लिव इन रिलेशनशिप्स की। इससे पहले लिव इन रिलेशनशिप्स की रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। और पेनल्टी प्रोविजन भी है कि अगर रजिस्टर नहीं किया जाता 1 मंथ के अंदर अंदर तो इसके लिए 3 मंथ की सजा है और ये 10,000 का इसके ऊपर फाइन भी लगेगा। और इसका एम क्या है इस इनिशिएटिव का, कि लीगल यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, जेंडर जस्टिस को इंश्योर किया जाए और सोशल रिफॉर्म भी लाए जाए। क्योंकि इससे पहले डिफरेंट मैरिजेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के अंडर जो है रजिस्टर की जाती थी, जिस वजह से लीगल यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अब यहाँ पे लीगल यूनिफॉर्मिटी जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। यूसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। एक आइडिया है, वन कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज फॉर ऑल इंडियंस ऑन मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। कि एक कॉमन रूल होना चाहिए, एक कॉमन लॉ होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शंस एंड सक्सेशन। तो याद रखना आपने। और आर्टिकल 44 जो हमने डिस्कस किया डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है स्टेट्स के लिए। हालांकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर। देन ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यूई सबमिट हुई है कहां पे, न्यू दिल्ली में। 6th ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन एम्पावरमेंट सबमिट हुई है कहां पे, न्यू दिल्ली में। आपने याद रखना है थीम क्या है, विमेन इन इनोवेशन, साइंस लीडरशिप, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
दैट इज वाइज इंस्पायरिंग चेंज शेपिंग टुमारो। और इसको ऑर्गेनाइज किया किसने? ब्रिक्स के CCIWE वर्टिकल ने। और इसको सपोर्ट किया कौन कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस। इसके की फोकस क्या है? फोकस किस चीज के ऊपर किया जा रहा है? विमेन लीडरशिप को प्रमोट करना, किस सेक्टर में? इनोवेशन में, साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। और एम्फेसिस है किस चीज के ऊपर? कोलैबोरेशन के ऊपर अमंग ब्रिक्स नेशन, कि जो ब्रिक्स नेशन है उनके बीच में कोलैबोरेशन जो है यहाँ पे प्रमोट की जाएगी। ब्रिक्स नेशन जो है ओरिजिनली ब्रिक्स के जो मेंबर है वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इवन साउथ अफ्रीका भी बाद में ऐड हुआ है। पहले सिर्फ ब्रिक होता था, बाद में अफ्रीका ऐड हुआ, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तो ये ब्रिक्स बना। और इसके साथ ही मिशन शक्ति सेट, यहां से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग द समिट। तो मिशन शक्ति सेट जो है ये किससे रिलेटेड है? वीमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड है। ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स जो है मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। ओरिजिनली इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और 2026 तक इसके जो मेंबरशिप है वो एक्सपेंड की गई है। अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। अब देखो साउथ अफ्रीका तक तो आप ब्रिक्स का जो एक्रोनियम है उसी से याद कर लोगे, बस यहां से आपने नई कंट्री जो है वो याद रखनी है। और ग्रुप का फोकस किस चीज के है? किस चीज के ऊपर है? कोऑपरेशन इंश्योर करना ट्रेड में, फाइनेंस में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में एंड डेवलपमेंट में। देन एनसीडब्ल्यू दैट इज नेशनल कमीशन फॉर विमेन एंड ट्रू कॉलर, इन्होंने लॉन्च किया है इनिशिएटिव फॉर विमेन्स डिजिटल सेफ्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल कमीशन फॉर विमेन एंड ट्रू कॉलर ऐप आपने भी यूज की होगी। तो दोनों ने मिलकर क्या किया है? इनिशिएटिव लॉन्च किया है विमेन डिजिटल सेफ्टी के लिए। तो ये आपने याद रखना है। इसके अंडर ये जो कोलैबोरेशन है इन्होंने लॉन्च किया है ट्रू साइबर सखी। ठीक है, ट्रू साइबर सखी जो है ये एक डिजिटल सेफ्टी टूल किट है जिसको क्रिएट किया गया है हर के लिए, मतलब विमेन के लिए। टूल किट जो है ये किस लिए डिजाइन की गई है? ताकि विमेन को अवेयर किया जा सके ऑनलाइन रिस्क जो है उनके बारे में, जैसे कि स्पैम मैसेजेस, स्पैम कॉल्स के बारे में, फिशिंग अटैक्स के बारे में और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में। और इसके की फीचर्स क्या हैं? इसमें इंटरेक्टिव क्विज़ेस हैं, सेल्फ असेसमेंट टूल्स हैं और विमेन को हेल्प करेंगे ये आइडेंटिफाई करने में कि विमेन के लिए डिजिटल थ्रेट क्या है और कैसे उसको हैंडल करना है। और इसका एम क्या है? सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल यूसेज। और इनिशिएटिव जो है ये स्ट्रेंथन करेगा एफर्ट्स टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इन डिजिटल एज। नेक्स्ट है बाशिनी एंड PFRDA, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है टू इनेबल मल्टीलिंगुअल पेंशन सर्विसेज। इसमें बेसिकली क्या है? डिजिटल इंडिया भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, दैट इज भाषिनी डिवीजन जो फॉल करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक MOU साइन किया है PFRDA दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये मिलकर क्या करेंगे? मल्टीलिंगुअल एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे लोगों तक। बेसिकली जो पेंशनर्स है जिनको पेंशन मिलती है अब वो सर्विसेज का फायदा उठा सकेंगे मल्टीपल लैंग्वेजेस में। अब यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर को खत्म किया जा रहा है। पढ़ लेते हैं डिटेल में। इन्होंने जो है एग्रीमेंट साइन किया अंडर द इनिशिएटिव भाषिनी फॉर सेवा संचालन। ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टीलिंगुअल एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, किसके लिए? पेंशन सर्विसेज के लिए अक्रॉस इंडिया। और इसका की फीचर पढ़ लेते हैं। अब PFRDA जो प्लेटफॉर्म्स हैं कि PFRDA के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको पेंशनर एक्सेस कर पाएंगे 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। 22 जो है 8th शेड्यूल में, या अपने याद रखना है 8th शेड्यूल जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 22 लैंग्वेजेस जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है टोटल 22। इन 22 की 22 लैंग्वेजेस में यहाँ पे क्या कर सकेंगे? इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेंगे। और एक्सपैंड जो है ये बढ़ाया जाएगा रूरल पॉपुलेशन में, इंफॉर्मेशन सेक्टर वर्कर्स में और फर्स्ट टाइम जो पेंशन सब्सक्राइबर्स हैं उनमें भी। और इनिशिएटिव जो है इससे इंक्लूसिव गवर्नेंस बढ़ेगी, डिजिटल एम्पावरमेंट बढ़ेगी और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी थ्रू लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ऊर्जा सक्षम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ऊर्जा सक्षम दैट इज एनर्जी प्रोटेक्शन टू सिक्योर इंडिया बाउंड एनर्जी शिपमेंट पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपको पता है कि इजराइल, ईरान और US के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था। अब इस वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई है। अब उसी कच्चे तेल की
ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी ने, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ये आपने याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना और सेफ पैसेज प्रोवाइड करना क्रिटिकल एनर्जी कार्गो को, कि जितनी भी यहाँ पे शिप्स जाएंगी, ऑयल शिप्स जाएंगी, उनको यहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर करना है। ऑपरेशन जो है इसमें इन्वॉल्व है कि ये शिप्स जो है एक्सपोर्ट करेंगी, ऑयल वेसल्स को गाइड करेंगी और प्रोटेक्ट करेंगी स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम एरिया में। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट एक छोटी वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रेट जो है एक छोटी वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करती है किसको? पर्शियन गल्फ को, किसके साथ? अरेबियन सी के साथ, या फिर आप कह सकते हो गल्फ ऑफ ओमान के साथ। और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है वायु बाण, दैट इज हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा कि हेलीकॉप्टर के थ्रू ड्रोन लॉन्च किए जा सकेंगे। तो इंडियन एयरफोर्स ने इनिशिएट किया है वायु बाण, इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें डेवलप किए जाएंगे हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, दैट इज ड्रोन्स। तो इस इनिशिएटिव के साथ इंडिया ने एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया है। इससे पहले ऐसी फैसिलिटी सिर्फ किसके पास है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास और चाइना के पास। और इससे जो डिपेंडेंस है हमारी फॉरेन टेक्नोलॉजीज पे वो कम होगी। क्यों? क्योंकि इसको हम लोकली डेवलप करेंगे, इंडिजिनसली डेवलप करेंगे। और की फीचर्स क्या है इसको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट जो है इसको लेड किया है इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टोरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन ने, और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है इशू किया गया है, जिसमें डोमेस्टिक वेंडर्स को इनवाइट किया गया है कि डोमेस्टिक वेंडर्स आए और इसको डिजाइन करें और डेवलप करें। और ड्रोन जो है वो स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, ऑटोनोमस होंगे, और इनको रिलीज किया जाएगा मिड फ्लाइट, कि हेलीकॉप्टर जब उड़ रहा होगा उसी टाइम पे इनको लॉन्च किया जा सकेगा। और जैसे ही लॉन्च होगा उसके बाद ड्रोन अपने विंग्स ओपन कर लेगा और ड्रोन का जो इंजन है, प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इसको सर्विलियंस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के लिए यूज किया जा सकेगा। इससे डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमारी इंडिजनाइजेशन बढ़ेगी, मतलब लोकलाइजेशन हो सकेगी, और इंडिया का जो एरोस्पेस इनोवेशन इकोसिस्टम है वो भी स्ट्रेंथन हो सकेगा। नेक्स्ट है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है टू प्रमोट इंडियन फोक एंड ट्राइबल म्यूजिक ग्लोबली। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? यूट्यूब के साथ, न्यू दिल्ली में, जिसमें इंडिया के फोक एंड ट्राइबल म्यूजिक को प्रमोट किया जाएगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब यूट्यूब जो है वो इंडियन फोक को क्या करेगा? प्रमोट करेगा अपने चैनल पे। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटली शोकेस एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच फोक एंड ट्राइबल म्यूजिक हेरिटेज, और ग्लोबल विजिबिलिटी बढ़ाना इंडिया के आर्ट की और इंडिया के रीजनल आर्ट फॉर्म्स की। तो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाएगा इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और इससे स्ट्रेंथन होगी इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी, और लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलेगी, और इंडिया जो है अपनी सॉफ्ट पावर को इनहेंस कर पाएगा ग्लोबली। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि जब कोई कंट्री अपने कल्चर को, अपने खाने को, अपने एंटरटेनमेंट को यूज करती है अपनी पावर को इनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी और आईआईटीएम प्रवर्तक ने एमओयू साइन किया है। तो पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, दैट इज ईएमई ऑफ इंडियन आर्मी, इन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट विद द आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन चेन्नई। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सेलरेट इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, की जो हमारी इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको हमने क्या करना है? बढ़ाना है, इंडिया में इनहेंस करना है। इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो यहाँ पे फोकस किस चीज के ऊपर रहेगा? रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर, इन डिफेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर, और सेल्फ रिलायंस, दैट इज आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उसको भी प्रमोट किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, इनका सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है। मार्च 2026 में यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के, इन्होंने अनाउंस किया है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रायल्स ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन सेट। तो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन सेट जो है यहाँ पे उसकी टेस्टिंग की गई है। ट्रेन जो है ये ऑपरेट करेगी बिटवीन जींद एंड सोनीपत इन हरियाणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रमोट करेगी ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को रेल ट्रांसपोर्ट में, और इससे कार्बन एमिशन भी कम हो सकेगी, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेन है वो डीजल के ऊपर चलती हैं। तो ये एक स्टेप है टुवर्ड्स सस्टेनेबल मोबिलिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है ये इंडिया की कमिटमेंट के साथ भी अलाइन है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस है हमारे, या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, उसको डीकार्बोनाइज किया जा रहा है, मतलब वहां से कार्बन एमिशन को कम किया जा रहा है।
हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसमें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। और हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये सिर्फ वाटर जो है एक बाय प्रोडक्ट की तरह निकलेगा और हीट निकलेगी, ठीक है। और ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाएगा और इससे किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल पॉल्यूटेंट नहीं निकलेगा। सिर्फ क्या निकलेगा, हीट निकलेगी और पानी निकलेगा, ये आपने याद रखना है। और जैसे बैटरी होती है, बैटरी को चार्ज करना पड़ता है और बैटरी जो है वो एनर्जी स्टोर करती है। यहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हाइड्रोजन की सप्लाई चलती जाएगी वैसे वैसे ये फ्यूल सेल भी चलता जाएगा। देन वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस जो है ये कहां पे हेल्ड हुई है, तेलंगाना में। तो मार्च 2026 में इनॉग्रल एडिशन हुआ है वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 का, हैदराबाद में एंड बुद्धवनम एट नागार्जुन सागर नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में। इसको ऑर्गेनाइज किया है बुद्धवनम ने, जो यूनिट है तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, और इन एसोसिएशन विद किसके साथ किया है, वियतनाम बुद्धिस्ट संघ के साथ। तो ये आपने याद रखना है। कॉन्फ्रेंस का फोकस क्या है, ग्लोबल पीस को प्रमोट करना, बुद्धिस्ट वैल्यूज को प्रमोट करना, कल्चरल डायलॉग को प्रमोट करना। और इससे स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं एक स्टेज पे इकट्ठे हुए हैं, स्कॉलर्स इकट्ठे हुए हैं और पॉलिसी मेकर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इसके अलावा यहाँ पे जुपाली कृष्ण राव जो है, इनको जो है अवार्ड दिया गया है, ऑनर दिया गया है फॉर ग्रैंड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस, और ये तेलंगाना के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर हैं। तो ये था आपका नेशनल अफेयर्स। इसके साथ ही आपको पीडीएफ में हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।